नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, कोई भी ऐसे शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं आप जिसमें बाल मनोविज्ञान से प्रश्न आते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या क्या है? स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या या इनमें से सभी। तो कोई बालक जब मानसिक रूप से क्या है, पिछड़ा है, मंद है डियर, तो उसे स्कूल संबंधी भी समस्या होगी, संवेगात्मक रूप से भी वे संतुलित नहीं रहेगा, सामाजिक समस्या तो होगी होगी, क्योंकि जब मंद बुद्धि है तो वो अच्छे से समाज में, वातावरण में अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर पाएगा डियर। तो ये सभी समस्याएं जो है वो पिछड़े बालक की होती हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या इनमें से सभी। तो प्रतिभावान है ये बालक या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए बुद्धि परीक्षण भी करते हैं, अभिरुचि का भी टेस्ट कर लेते हैं, उपलब्धि परीक्षण भी कर लेते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का करता है। तो क्या है ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, सिरिल बार्ट का, स्किनर का या मनोज बघेला का? तो प्रश्न ये कह रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लीजिए आपका लड़का है या आपका कोई पड़ोसी है, घर संबंधी है, जो कक्षा 6 में पढ़ता है, लेकिन बाय द वे पढ़ता तो कक्षा 6 में है, लेकिन वो कक्षा 5 का भी काम सही तरीके से कर नहीं पाता। तो वो पिछड़ा बालक है जो अपनी क्लास के एक क्लास नीचे का भी कार्य नहीं कर पाता, ये प्रश्न कह रहा है। तो ये कौन, किसके अनुसार ये परिभाषा ये पूछ रहा है? तो जब बालक कक्षा 6 में है और 5 का भी एक क्लास नीचे का भी कार्य जो है वो करने में असमर्थ है, तो ये परिभाषा सिरिल बर्ट की है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? अंध व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर या उपर्युक्त सभी। तो वंचित वर्ग के बालक जो है अपंग बालक भी हैं, मंदबुद्धि हकलाने वाले भी आएंगे, बधिर बालक भी आएंगे, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? जो बालक जो है क्रिएटिविटी, एबिलिटी या थिंकिंग को डेवलप करता है, यानी कि अपसारी चिंतन के लिए प्रवीण होता है, अपसारी चिंतन अच्छे से कर लेता है, उसमें जो बुद्धि होती है किस प्रकार की होगी? क्या निम्न होगी, प्रखर होगी? ना निम्न और ना ही प्रखर या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें डियर, जो क्रिएटिविटी में तेज होगा उसकी बुद्धि क्या होगी? प्रखर होगी डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहिमन्यता को रोकना या इनमें से सभी। तो विद्यालय में जैसे बालक कोई तीव्र है या मंद है तो अवसर की समानता दोनों को एक जैसी देनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धिकरण कार्यक्रम हो, अहिमन्यता को रोकना होगा बिल्कुल, यानी कि इसके तीनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में? तो मौलिकता यानी कि नवीन विचार यानी कि क्रिएटिविटी, थिंकिंग, अपसारी चिंतन, ये पाया जाता है सृजनशील बालकों में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिक व्यवहार। तो बालकों की जो समस्यात्मकता का कारण नहीं है वो निर्धनता नहीं है डियर्स, कि बालक जो है वो समस्यात्मक व्यवहार करने लगे, ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानसिक विकास का परिणाम होता है बालकों की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, बालकों की सामाजिकता में विकास या बालकों के द्वारा
स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता या उसकी सामान्य योग्यताओं में क्या वृद्धि। तो डियर, जो मानसिक विकास का परिणाम है वो बालकों के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। मान लीजिए आप टीचर हैं, जो बालक जो है आपकी क्लास में पिछड़ा है कक्षा में, तो उसके प्रति आपका क्या रवैया होगा, क्या दृष्टिकोण होगा, क्या देखने का तरीका होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में सभी का ठेका हमने थोड़ी लिया, ये सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे या उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो जो छात्र कमज़ोर है, वीक है, जो उसका पॉइंट जो टॉपिक में वो कमज़ोर है, उसके पिछड़ेपन के कारणों को हम ढूंढेंगे और फिर उसको जो है सही करने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। उस जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, जहां वो कमी कर पा रहा है, उस गैपिंग को हम समाप्त करेंगे डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप जो है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। नैदानिक का मतलब होता है पहले हम बालकों की कमियों के कारणों का पता लगाते हैं, बाद में हम उसका उपचार कर देते हैं डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है, तब आप क्या उचित समझेंगे। अपना मन छात्रों को डांट कर हल्का कर लेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, छात्रों से मारपीट करेंगे या अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो आपका मन किसी निजी समस्या से ग्रसित है डियर, ना कि विद्यालय की समस्या से। तो जब निजी समस्या से ग्रसित है तो आप अपनी समस्या क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रखिए उसे। वो एक प्राइवेट प्रॉब्लम है, निजी समस्या है आपकी, उसको अपने आप तक ही सीमित रखिए। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि क्या है, कमजोर है, परंतु वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि वो श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। कोई बालक है, वो पीछे बैठ रहा है, लेकिन उसकी आंख क्या है, कमजोर है और पढ़ने में भी कमजोर है। वो चाहता है कि उसे आगे बैठा दिया जाए, सर जी मुझे आगे बैठाया जाए। तो आप क्या करेंगे, आप टीचर हैं, उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और बात तुम आगे बैठने की करते हो, या उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, या उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके, या उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो डियर, जब हमारा जो बालक है वो कमज़ोर है पढ़ने में भी, लेकिन देखने में भी कमज़ोर है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि मुझे आगे बिठाया जाए ताकि मुझे श्यामपट्ट दिखाई दे, तो बिल्कुल आप जो है उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा दे सके। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक बालक की बुद्धिलब्धि 150 है, तो वो बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा, असंतुलित या मंदबुद्धि। तो IQ जब 150 है डियर, तो वो अति प्रतिभाशाली बालक है, प्रवीण बालक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या उपर्युक्त सभी। तो बालकों की जो समस्या के उपचार हेतु विधियां हैं डियर, विद्यालय में भी उनका उपचार किया जाता है, परिवार में भी। आप जानते हैं आपका बालक उदंड है तो गार्जियन उसको सही लाइन पे लाने का पूरा प्रयास करते हैं। और सरकार उपचार विधि, तो सरकार कैसे उपचार करती है। सरकार जो है किसी NGO या गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा ही जो है उनके उपचार की व्यवस्थाएं कराती है डियर। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं, 4, 6, 3 या 5 प्रकार के। तो जो मनस्तापी बालक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो समस्यात्मक बालकों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है, हेविंगहर्स्ट का, कॉलसेनिक का, विटी का या ओडन का। तो कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालक वही है जो निरंतर उचित क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता का तथा प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन है हेविंगहर्स्ट का। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, हेविंगहर्स्ट महोदय ने ये कथन दिया है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से। तो बालक क्या है, विशिष्ट है। विशिष्ट का जो संबंध है वो उसके निष्पत्ति स्तर से है, यानी कि निष्पत्ति को आप उपलब्धि भी कहते हैं डियर, उसके उपलब्धि से है, उसकी योग्यता से है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास या सभी। तो टर्मन के अनुसार जो विशिष्ट बालक की विशेषता है वो सभी है। उसका शरीर भी उत्तम होगा, बौद्धिक विकास तो बेस्ट होगा ही, और शैक्षिक विकास में भी वो प्रवीण होगा डियर। जब उसका माइंड या बौद्धिक विकास तेज है तो पढ़ने में तो वो ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या मौलिकता। तो मंदबुद्धि बालकों की जो विशेषता नहीं है वो मौलिकता नहीं है, क्योंकि मौलिकता क्या है, ये क्रिएटिविटी थिंकिंग है, अपसारी चिंतन है, और ये जो है मंदबुद्धि बालकों के बस की बात नहीं, बल्कि ये प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बालक की है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूली विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या या उपर्युक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है डियर, क्या वो गिरोह में शामिल होने की होती है? बिल्कुल यही सही है। गिरोह में जो है बालक जो है प्रतिभाशाली वो कभी शामिल नहीं होता, वो सिंगल ही अकेला या पढ़ने वाले बालक के साथ ही होता है, क्योंकि स्कूली विषय और व्यवसाय के चयन में समस्या तो उसे होगी नहीं, क्योंकि बालक क्या है, प्रतिभाशाली है। वो अपने सब्जेक्ट और अपना जो कैरियर है उसके बारे में वो पहले से एम जो है निर्देशित किया है, लक्ष्य बनाया हुआ है, तो उसको चयन में क्या समस्या है। अध्यापन की विधियों से कोई खास लेना देना नहीं है, वो अपने आप को उस विधि के अनुसार जो है तुरंत अडॉप्ट कर लेगा, यानी कि अनुकूलन कर लेगा, समायोजन कर लेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अवस्थता का होना या उपर्युक्त सभी। तो मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक है उसका संवेगात्मक रूप से वो अस्थिर होता है, रुचियां उसकी लिमिटेड होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं या इनमें से सभी। तो प्रतिभाशाली जो बालक है डियर उसे आप गति संवर्धन क्लासेस देंगे, संपन्नीकरण भी कराएंगे, विशिष्ट क्लासेस के माध्यम से सिखाएंगे, उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी। चारों ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि के लिए सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों को खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था या उपर्युक्त सभी। तो पिछड़ा बालक है तो पिछड़ों के कारण की खोज भी करेंगे, व्यक्तिगत भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं उस बालक पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू, और पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था कराएंगे, मतलब पाठ्य के अंत में क्या कुछ जो है क्रियाकलापों का आयोजन कराएंगे, बातचीत करेंगे उस संदर्भ में। तो आप जो है पिछले बालक को आगे कर ले जाएंगे, यानी कि तीनों ही बातें सही हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली या चोरी करने वाला। तो प्रश्न में समस्यात्मक बालक लिखा है और समस्यात्मक बालक वही है जो चोरी करने वाले बालक होते हैं, क्योंकि चोरी करने से समस्या उत्पन्न होती है और ये अपराध की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें समस्यात्मक बालक तथा अपराधी बालक भी कहते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, ये तो बहिर्मुखी का लक्षण है डियर। समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, ये भी बहिर्मुखी का लक्षण है। एकांत में विश्वास रखने वाला, ये एकांत में जो रहेगा वो अंतर्मुखी है, क्योंकि उसकी जो रुचियां हैं वो अपने आप तक सीमित रहती हैं और उसका जो है समाज से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो स्वयं में अपने आप ही जो है मस्त रहता है। और ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी की बात की थी, ये महान मनोवैज्ञानिक थे कार्ल युंग। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। अंतर्मुखी में जो बालक होता है वो अपने आप में ही मस्त होता है, उसका किसी सामाजिक या बाहरी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता। और बहिर्मुखी में वो सामाजिक कार्यकलापों के अनुसार अपने आप को जो है मोटिवेट करता है और बोलने में एक सुव्यवस्थित वक्ता होता है बहिर्मुखी। जैसे आप आजकल नेताओं को देख रहे हैं
तो ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति का ही उदाहरण है। और उभयमुखी उसे कहते हैं जिसमें दोनों ही प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, यानी कुछ मुद्दों में वो एकांत में स्वयं में सीमित हो जाता है और कुछ में वो सामाजिकता में आ जाता है। वो उभयमुखी का लक्षण है डियर, नोट रखिएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। दुबले पतले तथा लंबे शरीर निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? साइजोइड, साइक्लोइड, एस्थेनिक या इनमें से कोई नहीं? तो डियर ये आते हैं साइजोइड में। ये व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए हैं। ये थे आज के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, समझाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।